1977 में जब इंदिरा गांधी हारी चुनाव, तो इंदिरा गांधी को छोड़ छोड़ के कांग्रेसी जाने लगे और सब संजय गांधी पर आरोप लगा रहे थे कि संजय गांधी की वजह से पार्टी बर्बाद हो गई। और वो कौन लोग थे? वो थे देवकांत बरुआ जैसे लोग जिन्होंने इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा लगाया था। वो सिद्धार्थ शंकर रे थे जिन्होंने इमरजेंसी लगाने का पूरा सुझाव दिया था, लगवाई थी इंदिरा गांधी को। दाहिने हाथ बाएं हाथ ब्रह्मानंद रेड्डी थे। वो सारे दिग्गज थे। जगजीवन राम तो पहले ही चले गए थे। हाँ, जगजीवन राम तो इंदिरा गांधी पावर में थी, संजय गांधी पे आरोप चुनाव डिक्लेयर हो गए थे। निकल गए। जगजीवन राम और हेमंत बहुगुणा पहले ही चले गए थे, लेकिन ये तो हारने के बाद गए। तो इसलिए जगजीवन राम बहुगुणा का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो सत्ता में इंदिरा गांधी के रहते हुए चले गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वही स्थिति आज ममता बनर्जी की है कि 4 मई को सुबह 8 बजे से पहले तक अभिषेक बनर्जी भविष्य के नेता थे इन सारे नेताओं के लिए, और 12 बजे के बाद वो खलनायक हो गए। तो ये जो 4 घंटे में जो क्या कहते हैं बुद्धत्व प्राप्त होता है नेताओं को, ज्ञान, परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इसके पीछे जो अभी इन्होंने कहा, समीर भाई ने जो कहा, जब हम सबने कहा कि सत्ता जो है वो बहुत बड़ा चुंबक है, वो मैग्नेट है। तो सत्ता अब वो लड़ाई आंदोलन की वाली नहीं है, अब विचारधारा की नहीं है, अब ये कौन हमें सत्ता दिला सकता है। और सत्ता मिल गई, इधर जाओगे तो इधर सत्ता मिल जाएगी। भाई शिवसेना को तो बाल ठाकरे ने मतलब अपने खून पसीने से सींचा था, उनके बेटे उद्धव ठाकरे थे। और उसके बाद शिंदे साहब जब गए तो भरभरा करके पूरा जो मनाने गए थे गुवाहाटी, वो भी उनमें शामिल हो गए। बिल्कुल ठीक है, चूंकि सत्ता उधर दिखाई पड़ रही थी। अजीत पवार को तो बेटे की तरफ पाला था शरद पवार ने। अजीत पवार जब गए तो उनके साथ प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग भी चले गए जो शरद पवार के ही बनाए हुए थे, लेकिन छगन भुजबल चले गए। तो सत्ता के साथ लोग जाते हैं। और आजकल ये दौर ये बाजार का नहीं, ये विचार का नहीं, बाजार की राजनीति का दौर है। और बाजार में जहां बढ़िया डील मिलती है उसी दुकान पे आदमी बैठता है, सीधा सा बिल्कुल ठीक है उसमें। अब आप करें कि विलय का क्या फायदा, अगर विलय होता है तो कितना फायदा कितना नुकसान, किसे? दरी बिछाने वाली बात, दरी बिछाने वाला कल्चर तो पिछले 15-20 साल से खत्म हो गया। अब तो इवेंट कंपनियां आती हैं, वो तंबू लगवाती हैं और वो स्टेज बनवाती हैं, वो बकायदा ठेका उठता है। अब कोई कार्यकर्ता दरी वरी नहीं बिछाता। अब वो जमाने गए कि जब दरी बिछाई जाती थी और वो पोस्टर लगाते थे, और अब तो ऑर्डर दीजिए, पैसा होना चाहिए, सब हो जाता है। एक सांकेतिक तो अब दरी बिछाने स्टेटमेंट का है खत्म हो गया कि जमीन के नेता। हाँ। तो अब रही बात ये कि अगर विलय होता है, देखिए पहली बात तो ये अभी जो नंबर है 19 है कि 20 है कि 18 है कि 12 है, ये स्पष्ट होगा सोमवार को जब वो लोग स्पीकर से मिलेंगे। अगर 20 का नंबर नहीं हुआ है और विलय की बात परवान चढ़ती है तो उसमें 2 समस्याएं आएंगी कि विलय पार्टी का हो गया, पार्लियामेंट के अंदर जो है क्या उसको मंजूरी स्पीकर देंगे, वो एक टेक्निकल संवैधानिक सवाल है। लेकिन विलय का फायदा ये होगा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता, हालांकि कांग्रेस बहुत ज़्यादा, उसके बहुत कम परसेंटेज वोट है, वर्कर है जो हुए, लेकिन एक परसेप्शन बनता है। एक परसेप्शन बनने के बाद कांग्रेस के पक्ष में एक परसेप्शन बन सकता है। और हो सकता है कि उस ममता और कांग्रेस के विलय के बाद शायद शरद पवार की पार्टी का विलय भी हो जाए, क्योंकि वो भी एक बात चल रही है। तो अगर ये दोनों दल और जगन रेड्डी की पार्टी भी अगर मान ली आती है किसी रूप में, तो एक कांग्रेस के पक्ष में एक वातावरण विपक्ष की राजनीति में बनेगा। तो ये एक तो उसको फायदा होगा। ममता बनर्जी को छतरी मिलेगी, क्योंकि अब तो अभी तो मुकदमेबाजी शुरू होगी, इतना सब चलेगा 5 साल कि ममता जी सड़क की तो छोड़ दीजिए, वो अदालतों के चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे। अब देखिए ना, अभी एक मुकदमा हेट स्पीच का जो है उस पर दर्ज हो गया। मतलब एक नेता लगातार पूरे चुनाव में कहता रहा कि मैं हिंदुओं के वोट से खाली जीतूंगा चुनाव, मैं हिंदू ईवीएम से जीत रहा हूँ, उस पर मुकदमा नहीं दर्ज होगा, नहीं चाहिए, हाँ मुझे वोट, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ममता बनर्जी पर दर्ज होगा। तो अब न्यू नॉर्मल है, नया सिस्टम है, उसका आप क्या करिएगा कि वे भी हमने राज्यसभा चुनाव में देखा है कि एक जगह पर्चा रद्द हो जाता है, एक जगह उसको मौका दे दिया जाता है कि भाई आप गलती सुधार लीजिए। तो अलग अलग स्टैंडर्ड है। लेकिन विलय, पहली बात विलय अभी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि विलय का मतलब ये होता है कि जब खुले मन से एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें। ममता बनर्जी जो जिनकी आदत है डिक्टेटोरियल तरीके से पार्टी चलाने की, वो भी कोई बहुत डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नेता नहीं रही ममता जी। उन्होंने जिस तरह तृणमूल कांग्रेस चलाया, सही कह रहे हैं मेरे भाइयों कह रहा कि सत्ता का चुंबक था, इसलिए नेता सब नतमस्तक थे। सत्ता हटी तो अलग अलग चल दिए। नेता से 2 ही तरह से होता है, एक तो नेता के प्रति अगाध प्यार, वो सत्ता में रहे चाहे ना रहे। जैसे इंदिरा गांधी जब सत्ता से हटी थी तो बहुत सारे कांग्रेसी जेल गए थे उनके लिए, नेता चले गए थे लेकिन कार्यकर्ता नहीं गया था। और एक होता है सत्ता का डर, तो सत्ता का डर वाले, अब आज जैसे मोदी जी हैं तो मोदी जी से बहुत सारे लोगों को प्यार भी है। कल को अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे तो भी
जो उनको प्यार करते हैं वो उनको छोड़ कर नहीं जाएंगे। हाँ, जो सत्ता के वजह से उनके साथ चिपके हुए हैं वो हो सकता है चल दें, जैसा कि होता है। तो ममता जी के साथ ये हुआ कि ममता जी ने जिनको जोड़ा, अब ममता जी को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि किनको आपने जोड़ा। आपने टॉलीवुड से पकड़ करके लोगों को ले आई, आपने कहीं से, जो आपके वैचारिक साथी थे, जो संघर्ष के लोग थे, जो लेफ्ट के खिलाफ जो लाठियाँ गोलियाँ खाई थी, उनमें से कितने लोगों को आपने मौका दिया। तो इसलिए मैं तो फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने, उनका नाम चल रहा था और उन्होंने कहा कि खामोश, उन्होंने खामोश कर दिया सबको। तो ऐसे नेता कम है। कीर्ति आज़ाद ममता जी की बैटिंग कर रहे हैं, महुआ मोहित्रा बैटिंग कर रही हैं, ये वो लोग हैं जो उनके साथ जुटे हुए हैं। अब अभिषेक बनर्जी की जहाँ तक बात है, अभिषेक बनर्जी अपरिपक्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभिषेक बनर्जी ने मनमानी भी की होगी। अभिषेक तो परिपक्व हैं। देखिए, धृतराष्ट्र जो है वो इस देश का खाली मैथोलॉजिकल या पौराणिक चरित्र नहीं है, वो एक मानसिकता है जो हर नेता के अंदर, हर बड़े आदमी के अंदर होती है। अभी ये आपने एक बात कही थी कि डीएमके नहीं टूटी, बिल्कुल नहीं टूटी डीएमके, क्योंकि डीएमके का नेतृत्व अभी मजबूत है, लेकिन एआईडीएमके तो टूट रही है। एआईडीएमके वाले भाग भाग करके हो गए उसमें, तो टीवी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। डीएमके के कार्यकर्ता को अभी अपना भविष्य दिख रहा है। उनको लगता है कि 5 साल बाद जब टीवी के मुकाबला होगा तब तक इनकी तमाम सारी बुराइयां सामने आ जाएंगी और हम फिर मैदान में होंगे। एआईडीएमके वालों को भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो तो हमेशा भगदड़ वहीं मचती है जब भविष्य के प्रति आशंका होती है। और तृणमूल कांग्रेस में इस समय भविष्य को लेकर के बड़ी आशंका है। तो विलय से हो सकता है तमाम सारे कार्यकर्ताओं को अपना भविष्य दिखाई पड़ जाए कि भविष्य में कभी कांग्रेस लौटेगी तो हम भी लौटेंगे। वो एक फायदा तृणमूल को हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।